गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में एंग्लो सेक्शन पीरियड पढ़ने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं। और हमने एक इसमें ये किया है कि ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो हम लोग एंग्लो सेक्शन पीरियड पढ़ेंगे, इसको हमने हिंदी में इसका PDF बनाया है। और आपको ये अच्छा भी नहीं लग रहा होगा कि हम लोग इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं और फिर भी हम लोगों ने हिंदी में यहाँ प्रयास किया है पढ़ने का। ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन हमने ये प्रयास इसलिए किया है कि जो लर्नर हैं, जो हमारे भाई अभी शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ का, अभी TGT की शुरुआत कर रहे हैं, PGT की शुरुआत कर रहे हैं, अभी उनका हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड अभी शुरुआती दौर में वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हमने जो है इसको इंग्लिश के बजाय हिंदी में हमने इसको PDF बनाने का प्रयास किया है, ठीक है, ताकि इसको आसानी से वो समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग फ्रेशर नहीं हैं, जो लर्नर नहीं हैं, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी में इसको पढ़ने का काम करें, वो अपना अन्य सोर्स से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लर्नर हैं उनके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एंग्लो सेक्शन पीरियड। और एंग्लो सेक्शन ये पीरियड है क्या? तो इसको जानने से पहले हम ये जान लें कि जो आपका इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में एंग्लो सेक्शन अजूट्स के जाने से पहले ये रोम का गुलाम था। किसका था? रोम का गुलाम था इंग्लैंड। इसमें रोम ने शासन किया और ये हमको लग रहा है कि ये शासन 41 BC से लेकर के 41 या 42 BC से लेकर के 410 AD तक ये शासन रहा है। किसका? रोम का शासन रहा है। कहाँ? इंग्लैंड में। और ये जब रोमन्स जब जाते हैं 410 में, जब ये यहाँ से जाते हैं, चूँकि रोम भी कई कंट्री पे उसका गवर्नेंस रहा, लेकिन बाद में जब ये 410 AD या 400 के शुरुआत में जब आप देखेंगे 400 के स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे अन्य उसके आसपास के क्षेत्रों से उसके ऊपर आक्रमण होने लगा रोम के ऊपर। तो इसलिए जो है रोम पहले अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इंग्लैंड को छोड़ करके वापस उसको जो है रोम जाना पड़ता है। और जब रोमन्स वापस चले जाते हैं तो अब इंग्लैंड के ऊपर अन्य लोगों का आक्रमण होने लगता है। और फिर वहाँ आते हैं एंग्लो सेक्शन और जूट्स, ये 3 जनजातियाँ वहाँ पे आती हैं। और ये जर्मेनिक ट्राइब्स हैं। और ये एंग्लो सेक्शन और जूट्स जो हैं समुद्री इलाकों के रहने वाले लोग थे, जो बहुत लड़ाकू टाइप के थे। मछली पालन या मछलियों का व्यापार करना या मछलियों के ऊपर अपना जीवन यापन करना, ये उनका काम था। और बहुत ही फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे और लड़ाकू टाइप के थे। तो इनका आगमन होता है कहाँ? इंग्लैंड में। और ये कब आगमन होता है? 410 के आसपास इनका आगमन होता है। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है कि ये ब्रिटेन में अस्थिरता हो गई, ब्रिटेन में अस्थिरता हो गई रोमन साम्राज्य के जाने के बाद। तो फिर उसके बाद जो है कौन यहाँ पे आते हैं? वहाँ पे आगमन होता है आपका एंग्लो सेक्शन और जूट्स का ब्रिटेन में, जो कि कहाँ की है? आधुनिक जर्मनी की और डेनमार्क के और नीदरलैंड के क्षेत्रों में ये जनजातियाँ बेसिकली रहती थी। और यहाँ पे देखिए आपका 410 ईस्वी में रोमनों के ब्रिटेन छोड़ने के बाद स्थानीय सेल्ट्स कमज़ोर पड़ गए। यानी कि जो वहाँ के जो बेसिक जो जनजातियाँ थीं, जो इंग्लैंड के जो मूल जातियाँ थीं, वो कौन थी? सेल्ट थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो आपके जो वहाँ की मूल जातियाँ थीं, जो मूल निवासियाँ थीं, वो सेल्टिक्स थी, सेल्ट्स थी, ठीक है। और बाद में जो है उन पे एंग्लो सेक्शन और जूट्स ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया। और जब ये एंग्लो सेक्शन और जूट्स आते हैं तो वहाँ 7 राज्य बनाते हैं, 7 जगहों पे बसते हैं। और जिसको क्या बोला गया? हेप्टार्की बोला गया। हेप्टार्की बोला गया उसको। उन 7 राज्यों को हेप्टार्की बोला गया। और उसमें से कौन कौन है? यहाँ पे देखिए वेसेक्स है,
मर्सिया है, नॉर्थम्बिया है, ईस्ट एंग्लिया है, केंट है, ससेक्स है और इसेक्स है। यह आपकी जो 7 राज्य हैं इन्हीं को हेप्टार्की बोला गया। आगे देखते हैं वाइकिंग्स हमले। जो वाइकिंग्स जो समुद्री लुटेरे थे, इनका आक्रमण होता है कब? 8वीं सदी में के अंत में, 8वीं शताब्दी के अंत में आक्रमण होता है वाइकिंग्स का। किसके ऊपर? इंग्लैंड के ऊपर। यानी कि वहाँ पे एंग्लो सेक्सन और जूट्स वहाँ रह रहे थे, ये मान सकते हैं कि उनके ऊपर आक्रमण होता है। और जो आपका वेसेक्स, यहाँ पे जो आप वेसेक्स देखे हैं, यहाँ पे जो वेसेक्स देखे हैं, ये देखिए वेसेक्स आपका, ये जो वेसेक्स है, तो यहाँ के जो राजा थे, वेसेक्स के जो राजा थे वहाँ पे, अल्फ्रेड द ग्रेट, क्या नाम था इनका? अल्फ्रेड द ग्रेट। उन्होंने क्या किया? जो वाइकिंग्स का जो आक्रमण था, उन्होंने डट कर उसका मुकाबला किया, ठीक है। और 878 ईस्वी में एडिंगटन की लड़ाई में जीत हासिल की। एडिंगटन एक प्लेस है, वहाँ पे इनका युद्ध हुआ। किनका? अल्फ्रेड द ग्रेट और वाइकिंग्स का, जिसमें कि अल्फ्रेड द ग्रेट ने विजय हासिल की थी। और वहाँ पे एक संधि हुआ था, डेनला संधि हुआ था। और इसके तहत, इस संधि के तहत क्या हुआ कि वाइकिंग्स को ब्रिटेन के कुछ हिस्सों पे नियंत्रण मिल गया। यानी कि डेन्स को भी वहाँ पे कुछ हिस्सों पे नियंत्रण करने का अधिकार मिल गया इंग्लैंड में। और फिर उसके बाद क्या होता है? एंग्लो सैक्सन एकीकरण, यानी कि अल्फ्रेड और उनके उत्तराधिकारियों ने धीरे धीरे इंग्लैंड को एकजुट किया। और 10वीं सदी तक वेसेक्स ने एक अन्य राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया और एक एकीकृत इंग्लैंड की नींव रखी। यानी कि सबको आपस में मिला करके, कि ताकि हमारा राज्य और मजबूत हो सके, सबको मिला करके एकीकृत किया गया। इंग्लैंड को एकीकरण का एक नींव रखा गया ताकि उसकी सीमाएं को मजबूत किया जा सके। फिर क्या होता है आपका जो एंग्लो सेक्सन जो एज है, इसकी समाप्ति होती है कब? 166 एडी में। कब? जब आपका नॉर्मन्स का इस पे आक्रमण होता है। नॉर्मन्स का आक्रमण आपका इंग्लैंड के ऊपर होता है। ये डेट याद रखना है, 1066 आपका एडी। और ये युद्ध कहाँ होता है? हेस्टिंग में होता है। किसके बीच? आपका इंग्लैंड और नॉर्मन्स, यानी कि एंग्लो सेक्सन और नॉर्मन्स के बीच में होता है। और उधर से जो आपके नॉर्मन के जो राजा थे वो कौन थे? यहाँ विलियम द कांकरर इनको बोला जाता है। विलियम बोल सकते हैं या विलियम द कांकरर बोल सकते हैं। और इसी को नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बोला जाता है, नॉर्मन विजय बोला जाता है। इसी में किसका विजय होता है? नॉर्मन्स की इसमें विजय हो जाती है। और वहीं पे आपका एंग्लो सेक्शंस का जो एज होता है उसका एंड हो जाता है। अब यहाँ देखिए एंग्लो सेक्सन समाज। अब यहाँ देख लीजिए एंग्लो सेक्सन, अब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट या नॉर्मन के बारे में जो भी हमें पढ़ना होगा आगे पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल हम एंग्लो सेक्सन पे अभी रहते हैं। तो एंग्लो सेक्सन का जो समाज था, रहन सहन था, तो वो कैसा था इसके बारे में लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो वहाँ का जो समाज था वो आपका सामंती ढांचे पे निर्भर करता था। सामंत लोग वहाँ पे ज़्यादा थे, और सामंत थे। और दूसरा अन्य जो जनजातियाँ जो आपके मूल निवासियाँ थीं और या जो अन्य कमज़ोर लोग थे, वो जो एंग्लो सैक्सन समाज था 3 हिस्सों में बटा था। एक तो नोबल्स थे, ठीक है, यहाँ पे एक नोबल्स थे जिनको थेन्स बोला जाता है। और इसमें कौन कौन आते थे? जो राजा हुआ करते थे वहाँ के, जो लॉर्ड हुआ करते थे, ठीक है, या लॉर्ड्स के जो वफादार हुआ करते थे, जो सामंत हुआ करते थे, ठीक है, जो प्रशासक वर्ग हुआ करता था, जो योद्धा वर्ग हुआ करता था, उन्हें क्या बोलते थे? थेन्स बोलते थे, नोबल्स बोलते थे। और दूसरा कौन था? सामान्य लोग थे जिनको सिरोल्स बोलते हैं। सामान्य लोग कौन थे? एक किसान थे और अपनी ज़मीन पे एक खेती करते थे। और ये मध्यम वर्ग के लोग थे, जो खेती करने वाले लोग थे, ये मध्यम वर्ग के लोग थे। और जो अगर ज़रूरत पड़े, जो राजाओं को अगर ज़रूरत पड़ती थी, तो वो जो उनके सामंती लोग थे उनको युद्ध में यूज किया जाता था। और उनके अलावा अगर ज़रूरत पड़ जाती थी युद्ध में, तो जो आम लोग थे, जो गृहस्थ लोग थे, जो किसान लोग थे, इनको भी चाहे तो राजा बुला सकता था और इनसे काम ले सकता था। और तीसरा आपका यहाँ पे था, तीसरा जो वर्ग था
वो कौन था? गुलाम था, जिसको कि थ्राल्स बोला गया, गुलाम थे। और ये सबसे निचला वर्ग के लोग थे, नीचे वर्ग के लोग थे। और ये कर्जदार थे। मान लीजिए कि युद्ध में किसी देश से युद्ध हुआ और वहाँ के लोग बंदी बना लिए गए, तो किस श्रेणी में आते थे? गुलाम के श्रेणी में, थ्राल के श्रेणी में। या जो एंग्लो सेक्शन या जो इंग्लैंड के भी लोग थे जो कर्ज नहीं दे पाते थे, जो कर नहीं दे पाते थे, तो उनको भी गुलाम बना लिया जाता था और गुलाम को बेचा और ख़रीदा भी जाता था वहाँ पे। और ये अपने मालिक के लिए काम करते थे और मालिक इनका जो भी कुछ इनको खाने पीने के लिए दे सकता था, उसी पर अपना जीवन यापन करना होता था। ये अलग से अपनी जो है पारिश्रमिक नहीं मांग सकते थे। अब देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या थी वहाँ पे। महिलाओं की स्थिति वहाँ पे जो है वो ऐसी थी कि दो हिस्से में इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो बड़े घरों की जो महिलाएं थी, जो कुलीन वर्ग की महिलाएं थी, ये पढ़ाई लिखाई भी करती थी और संपत्ति पे भी इनका अधिकार था, और जो शासन प्रबंधन का काम था ये भी देखती थी। कहीं कहीं मठों में मठाध्यक्ष भी थी ये, ठीक है। और जो सामान्य महिलाएं थी, जो आम महिलाएं थी, ये घरेलू काम काज करती थी, जैसे बुनाई हुआ, खाना पकाना हो गया, बच्चों की देख रेख हो गया, ये सब आदि कार्य करते थे, ठीक है। और कानून व्यवस्था के बारे में समझते हैं कि कानून व्यवस्था वहाँ पे कैसी थी। तो कानून व्यवस्था वहाँ पे जो है, जो कानून व्यवस्था थी उसको एक टर्म दिया गया है, वर्गिल्ड, ठीक है। और इसके तहत क्या था कि जैसे मान लीजिए कोई हत्या हो गया, ठीक है, और वो गलत तरीके से हो गया या जो जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, इस तरह की अगर हत्या हो गई, अपराध हो गया, तो पीड़ित को जो है मुआवजा भी, राजा की तरफ से मुआवजा भी दिया जाता था, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर वो गुनहगार है और इनोसेंस नहीं है, तो उसको कुछ भी नहीं दिया जाता था, फिर वो उसकी तो सज़ा के रूप में उसको जो है प्राणदंड दिया ही जाता था। और भी तमाम जो बहुत भयंकर भयंकर जो सज़ा थी, जैसे चौराहे पे जला दिया जाना, उनको पत्थर मार के जो है लोगों द्वारा मार दिया जाना, ठीक है, कोड़े मार दिए जाना, ये सब वहाँ के जो है कानूनी व्यवस्था के तहत ये सब आप वहाँ की सज़ा थी। आगे देखिए धर्म के बारे में बात करते हैं। रिलीजन वहाँ का क्या था? तो एंग्लो सेक्शन का जो धर्म था वो आपका पैगन धर्म था। एक मिनट, पैगन धर्म था। पैगन धर्म क्या होता है? पैगन धर्म होता है जो प्रकृति को जो लोग मानते हैं, प्रकृति की जो पूजा करते हैं, उन्हें आपको पैगन बोलेंगे। जैसे वो क्या करेंगे, वो जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, हाँ, और आपकी धरती हो गई, पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, पेड़ पौधे हो गए, जंगल हो गए, पशु हो गए, इन सब की ये क्या करते थे? पूजा करते थे, इनको अपना देवता मानते थे, ठीक है। और कुछ उसमें जो है जर्मेनिक देवी, मान लीजिए कि जब तक जर्मन्स नहीं गए थे तो जो सेल्टिक्स वहाँ के थे वो पैगन थे। और फिर बाद में जब ये एंग्लो सेक्शन और जूट्स जाते हैं तो ये आपका जो है, इनके जो भी जर्मेनिक जो देवी देवता होते हैं, मतलब दोनों मिलजुल करके एक सामूहिक ये मिला जुला एक आपका धर्म हो जाता है, पैगन धर्म इसको बोलेंगे। तो इसमें जो आपके जर्मेनिक जो देवी देवता थे, जैसे यहाँ पे ट्यू दिया हुआ है, थॉर दिया हुआ है, ओडिन दिया हुआ है, इनकी भी लोग पूजा करने लगे धीरे धीरे, ठीक है। तो मिला जुला संस्कृति हो जाता है। जैसे अपने इंडिया में ही देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमारा हिंदू धर्म है, और मान लीजिए कि जैन है या आपके बौद्धिस्ट हैं या क्रिश्चियंस जो लोग कन्वर्टेड हैं, वो भी कुछ कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो हिंदुओं के होते हैं, वो भी मना लिया करते हैं। जैसे रक्षाबंधन है तो ये बौद्धिस्ट भी मना लेते हैं। फिर आपके जो है जो क्रिश्चियन क्रिश्चियन बन गए वो लोग भी मना लेते हैं, या ऐसे मिला जुला ये सारी चीज़ें जो है हो गई हैं। तो उसी तरह से आप वहाँ एंग्लो सेक्शंस के भी अगर ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिला जुला आपके वहाँ का पूजा पद्धति मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ जादू टोना भी शामिल है, ठीक है। जादू टोना भी वहाँ के लोग करते थे, ये नहीं है कि अभी केवल हमारे यहाँ के लोग करते हैं। अन्य पुराने जगहों पे आप जो आप बहुत विकसित कंट्रीज़ देख रहे हैं, अमेरिका देख रहे हैं, इंग्लैंड देख रहे हैं, यूरोप के अन्य कंट्रीज़ देख रहे हैं, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें थी, बशर्ते आज वहाँ ख़त्म हो चुकी हैं, अभी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। अगला आपका जो है ईसाई धर्म का आगमन, यानी कि जो रोम आपका वापस चला गया था, जब क्रिश्चियन रिलीजन वापस चला गया था, ठीक है, 410 में जो वापस चला गया था, वो पुनः आपका
597 में पुनः वापस आता है रोम से। और ये सबसे पहले, और वहाँ के जो पोप थे, यहाँ देखिए वहाँ के जो पोप थे पोप ग्रेगरी, इन्होंने किसको भेजा, एक सेंट को भेजा जिनका नाम था अगस्टाइन, ठीक है। और इनको भेजा कि जा करके आप जो है इंग्लैंड में क्रिश्चियन रिलीजन का फिर से आप प्रचार प्रसार करिए। तो यहाँ आते हैं अगस्टन महोदय, और जो केंट के राजा थे, आप जो हेप्टार्की देखे हैं वहाँ में केंट आपने देखा, तो केंट के जो राजा थे, एथलबर्ट इनका नाम था। यहाँ पे देखिए एथलबर्ट नाम था इनका। इन्होंने सबसे पहले अगस्टाइन को जगह दिया और सबसे पहले वो खुद क्रिश्चियन बने, और धीरे धीरे उन्होंने पूरे ब्रिटेन में फैला दिया क्रिश्चियन रिलीजन को। जगह जगह मोनास्ट्रीज बनी, मठ बने, चर्च की शिक्षा के लिए जो है धार्मिक शिक्षा के लिए आपके चर्च बने, साहित्य की डेवलपमेंट हुआ, कला केंद्र बना, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका क्रिश्चियन रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे। यहाँ पे देखिए पैगन और ईसाई एक मिश्रण हो गया धीरे धीरे आकर के, ठीक है। उनके जो त्यौहार थे, जो रीति रिवाज थे, ठीक है, और जो मठों की शिक्षाएं थी, धार्मिक ग्रंथ थे, ठीक है, वो सब आपस में धीरे धीरे मिला जुला हो गया। मिलजुल करके एक आपका जो है नए धर्म का प्रचार वो स्वरूप ले लेता है, उसको आप ये कह सकते हैं मिला जुला संस्कृति और सभ्यता कल्चर हो जाता है वहाँ पे। अगला वहाँ पे देखिए साहित्य कैसा है, तो साहित्य की नींव रखी जाती है, और ये विशेषता आपका ईसाई धर्म का था। जो चर्च हुआ करते थे, ठीक है, मोनेस्ट्री जो हुआ करती थी, वहाँ पे जो है लोगों को बुला करके वहाँ धर्म की शिक्षा दी जाती थी, धर्म के ज्ञान दिए जाते थे, धर्म की अच्छाइयों के बारे में बताया जाता था, धर्म किस लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी, ठीक है। और वहाँ देख लेते हैं कि जो विशेषताएं क्या थी, ठीक है, वहाँ का जो साहित्य क्या था उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो वहाँ महाकाव्य आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है बीउल्फ। अब फर्स्ट आपका जो है आपका एपिक इसको कहते हैं बीउल्फ को, ठीक है। इसमें जो है कहानी आप लोग सुने ही होंगे, जो ड्रैगन की कहानी है, ग्रेडेल है, ठीक ना, ड्रैगन है, ठीक है। तो इसमें वीरता दिखाया गया है, वफादारी दिखाया गया है। ये स्टोरी बीउल्फ हम लोग कभी पढ़ेंगे, आप लोग जानते भी होंगे। और आगे देख लेते हैं धार्मिक जो कविताएं थीं, तो उसका एग्जांपल आपको यहाँ मिलेगा आपको, द ड्रीम ऑफ द रूड, जिसमें ये धार्मिक कविताएं हैं इसमें। और अगला आपको देखेंगे तो यहाँ क्रॉनिकल्स भी मिलेगा। क्रॉनिकल्स का मतलब होता है जो वर्ष दर वर्ष जो है साल दर साल वहाँ की जो घटनाएं थी, जो महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे युद्ध हो गया या कोई और विशेष परिवर्तन हो गया या किसी अन्य नई चीज़ का आगमन हो गया या इंड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको जो है इसमें मिलता था क्रॉनिकल्स में, ऐतिहासिक घटनाओं का। फिर आपका वहाँ पे देखेंगे तो रिडल्स भी आपको मिलेगा। रिडल्स मतलब जो ऐसी कहावत जो बुद्धिमत्ता को प्रूव करती है, जो आप रोज़मर्रा में जो आप कहते हैं, जो कहावतें कहते हैं, ठीक ना, जैसे मान लिया अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, हाँ, 100 सुनार के 1 लोहार के, वगैरह वगैरह, जो भी आप डेली रूटीन की चीज़ें आप सुनते हैं, इसी को आपको रिडल बोलते हैं। तो ये वहाँ रिडल भी आपको मिलेगा। फिर आपके यहाँ कला वस्तु देखेंगे। कला वस्तु क्या है, तो कला वस्तु में आप जो है जर्मेनिक और क्रिश्चियंस का मिश्रण आप प्रभाव देखने को आपको मिलता है। ये आभूषण बनाते थे, ये लोग हथियार बनाते थे, ठीक है। खुदाई में ये सारी चीज़ें आपको मिले हैं, जैसे सोने के गहने हो गए, हेलमेट हो गए। हेलमेट युद्ध के लिए प्रयोग किए जाते थे, लड़ाई के लिए, और अन्य और भी उत्कृष्ट कारीगरी इनको आपको देखने को मिल सकता है। पांडुलिपि यहाँ था आपका, पांडुलिपि बनाई गई जैसे आपका जो है, जिसमें जटिल चित्रण, सजावट, ईसाई ग्रंथों का पांडुलिपि, ये सारी चीज़ें आपको जो है मिलेंगी। मठों में जो पांडुलिपियाँ थीं ये आपको मिली हैं। फिर आपका वहाँ के वास्तुकला कैसी थी, वास्तुकला जैसे लकड़ी उकड़ी का, पत्थर वत्थर का, तमाम पत्थरों में नक्काशी या लकड़ियों में जो आप सुंदर सुंदर नक्काशियाँ देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिली हैं। जैसे पत्थर के चर्च हो गया, मठ हो गया, लकड़ी की इमारतें हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे। फिर वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो अर्थव्यवस्था आपका कृषि पे आधारित थी। कृषि था, ठीक ना, व्यापार था, ठीक है, बाजार नगर थे। तो आपकी कृषि में क्या क्या था, तो आपका गेहूँ था, जौ था, राई था, या अन्य और भी फसल थे, और पशुपालन था,
पशुपालन था, जिसमें कि गाय, भेड़, सूअर आदि पाले जाते थे। फिर व्यापार, अर्थ का एक मजबूत साधन व्यापार था, वहाँ पे व्यापार के आपको वो मिले हैं, ठीक है। चांदी के सिक्के देखिए यहाँ पे मिले हैं, और किसके शासनकाल में? अल्फ्रेड के शासनकाल में। और बाज़ार वहाँ पे जैसे लंदन है, यार्क है, अन्य अन्य जो और भी महत्वपूर्ण जगह थे, स्पेशली आप लंदन और यार्क को ही कह सकते हैं, वहाँ पे अर्थव्यवस्था का सोर्स था। और सांस्कृतिक मिश्रण यहाँ पे जैसे भाषा का, कला का, रीति रिवाजों का सामूहिक मिश्रण हो गया था। फिर आपका युद्ध और युद्ध की चीज़ें आपको मिलेंगी। आप युद्ध के लिए पढ़े ही हैं, आपका नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट पढ़े हैं, एंग्लो सेक्सन आक्रमण पढ़े हैं, फिर आपका रोमन्स का है, ये सारी चीज़ें आपको जो है इसमें मिलेंगी। और एंग्लो सेक्सन का जो अंत होता है, लास्ट होता है, वो आपका 166 में आपका होता है। हेस्टिंग के जब युद्ध होता है, जहाँ पे नॉर्मन्स आपके विजय प्राप्त करते हैं, हाँ, किसके अगुवाई में? विलियम द कॉन्करर की अगुवाई में। फिर उसके बाद ये हराते किसको हैं? हैराल्ड द्वितीय को हराते हैं, जो एंग्लो सेक्सन का जो लास्ट किंग भी बोल सकते हैं आप। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो लास्ट किंग ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड, तो वो है आपका हेरोल्ड, किंग हेरोल्ड। और जो आपका नॉर्मन कंक्वेस्ट का राजा कौन था? विलियम द कंकरर। दोनों में युद्ध होता है। कहाँ पे युद्ध होता है? वार ऑफ हेस्टिंग होता है। और इसमें किसको विजय मिलता है? विलियम द कंकरर को विजय मिलता है। और वहाँ जब विलियम आते हैं, नॉर्मन्स आते हैं, तो वहाँ सांस्कृतिक सामाजिक ढांचे पे भी असर पड़ता है, उसमें प्रभाव, उसको चेंजेज आते हैं उसमें, ठीक है। और सामंती व्यवस्था और भी धीरे धीरे आपकी मजबूत हो जाती है। तो ये आपका एंग्लो सेक्शन पीरियड है मोटी मोटा। इसमें हम लोगों ने एंग्लो सेक्शंस कौन थे ये जाने, फिर वहाँ की लोग कैसे थे, कितने वर्गों में लोग बटे थे, रोमन्स कब वापस जाते हैं, फिर दोबारा कब वापस आते हैं। रोमन्स आपके जो है 410 में वापस जाते हैं, पुनः आपका जो है 600 में अप्रोक्सीमेटली आपका 600 मान सकते हैं, या एग्जैक्टली कहेंगे तो 598 यहाँ पे दिया हुआ था, में वो वापस आते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन का फिर डेवलपमेंट होता है। वहाँ के जो मुख्य आपके का धर्म था, तो पैगन धर्म था, प्रकृति पूजक लोग वहाँ के थे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। अब हेप्टार्की क्या है, हेप्टार्की में कौन कौन से स्टेट थे, तो इसको याद रखना है। वेसेक्स, मर्सिया, नॉर्थम्ब्रिया, ईस्ट एंग्लिया, कैंट, ससेक्स, इसेक्स, ये सारी चीज़ें आप ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, जिसे हमको याद रखना है। ये भी याद रखना है कि थ्राल्स क्या थे, सिरिल्स कौन थे, थेन्स कौन थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।